इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना से बेहाल देश के उन 4 राज्यों का हाल जहां कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन का कितना असर आज सुबह से दिख रहा है और दिखाएंगे आपको कोरोना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी ने क्यों बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। और आपको लिए चलेंगे लखनऊ और जयपुर और बताएंगे वहां कोरोना विस्फोट के बाद अब कौन सी नई पाबंदियां लगने वाली हैं। सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना के ब्रेक द चेन मिशन की शुरुआत कल रात से हो चुकी है। रात 8 बजते ही पाबंदियां लग गई। जरूरी सेवाओं को छोड़कर घर से निकलने पर रोक लग गई है। महाराष्ट्र में फिलहाल 15 दिन के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन ब्रेक द चेन लगने के बाद नए केस का जो आंकड़ा सामने आया है उससे टेंशन बनी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 58,952 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 278 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अकेले मुंबई की बात करें तो 9,931 नए कोविड के मामले सामने आए हैं, जबकि 54 लोगों ने यहां पर अपनी जान गंवाई है। तो महाराष्ट्र का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। लगभग 59,000 के आसपास जो कोविड के मरीज हैं वो यहां से सामने आए हैं। 2 तस्वीरें, एक देखिए ब्रेक द चेन को लेकर तैयारियां का जब ऐलान किया गया उसके बाद किस तरीके का पहला दिन रहा। हम आपको दादर की मंडी की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं रेलवे स्टेशन में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 58,952 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि 278 लोगों की मौत हुई है। अब आपको दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप सोचेंगे कि क्या वाकई महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। रोज की तरह भीड़ नजर आ रही है। हमारी संवाददाता नम्रता दुबे ने वहां का जायजा लिया और तस्वीरें भेजी हैं, देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन नाम से एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत पूरे राज्य भर में लॉकडाउन भी लगाया गया है और 144 जो है वो दिन भर लागू रहेगा। ऐसे में दादर सब्जी मंडी की तस्वीर इसके पूरी तरह विपरीत है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज के दिन की, जबकि पूरे राज्य में जो है लॉकडाउन कल शाम से ही लगा दिया गया है। बावजूद इसके ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत सारे बड़े सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर आज सुबह की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दादर सब्जी मंडी की। धारा 144 जो है वो लागू की गई है। इसके तहत 5 से ज़्यादा लोग किसी भी जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हालांकि राज्य सरकार ने सब्जी बेचने पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई है। लोग जो है सब्जी बेच सकते हैं और बिना भीड़ किए जो सब्जी है वो लोग खरीदने भी आ सकते हैं, लेकिन इस तरह बाजार लगाना, भीड़ भाड़ करना, 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना, उस पर पूरी तरह पाबंदी है। और ये जो तस्वीर है ये दादर सब्जी मंडी की है, रोज की है। सर, आपका मास्क क्यों नीचे है? अभी तक लोगों का रवैया नहीं बदला है। सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। सरकार ने पाबंदी लगाई है, सब्जी आप बेच सकते हैं लेकिन भीड़ भाड़ नहीं करना है। मार्केट रहेगा वहाँ भीड़ होएगा ही। अच्छा, तो सरकार को मार्केट के लिए कुछ निर्देश देने चाहिए था, आपको लगता है पहले बोल देना चाहिए था? पहले बताना चाहिए ना, कहीं हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट होते। अच्छा। अब जहाँ लगा रहे वहाँ तो लगाएंगे ही ना। पुलिस आती है, क्या कुछ बोलती है आप लोग? हाँ, पुलिस जब आती है तो कुछ हटा भगाती है, फिर बीएमसी वाला आता है, मार्ग भगाता है, फिर हम लोग फिर लगाता है। तो दादर सब्जी मंडी के विक्रेता की बात हम आपको सुना रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस भगाती जरूर है, हम फिर लगाते हैं। उस पर भी किसी को कोई संकोच नहीं कि कोरोना का बढ़ता खतरा है। मुंबई में एक दिन में 9,931 केस सामने आए, जबकि 54 लोगों की जान चली गई। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोरोना के इस विस्फोट के बाद ब्रेक द चेन के साथ साथ बीएमसी ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिसमें आम लोगों को तो घर पर ही रहने को कहा गया है, जबकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी गई है। मुंबई के बाकी इलाकों में इस वक्त नई गाइडलाइंस का कितना असर दिख रहा है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं संवाददाता नम्रता दुबे के पास, जो सुबह से ही रिपोर्टिंग कर रही हैं। नम्रता, हमने आपकी दादर की रिपोर्ट देखी, भारी भीड़ वहां नजर आ रही है। मुंबई के बाकी इलाकों की बात करें तो वहां का क्या हाल है, बताइए। जिस तरह की तस्वीर हमने आपको सुबह दादर की दिखाई, वो तस्वीर
थोड़ी सी बदली है। जो दुकानदार हैं वो फिलहाल यहीं पर मौजूद हैं। बीएमसी ने जैसे ही मीडिया को मार्केट में आते देखा तब एक्शन लिया। इसके पहले बीएमसी को भी दिखाई दे रहा था कि भीड़ है, संचार बंदी लागू है, उसके बावजूद किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा था। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो जीप है वो लगातार अनाउंस कर रही है, लोगों को भीड़ भाड़ कम करने के लिए कहा जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है संचार बंदी लागू है। लेकिन इसके पहले जब लॉकडाउन लागू हुआ था तो तस्वीर कुछ अलग थी, सड़कें पूरी तरह सुनसान थी। लेकिन अगर आपको सड़कों की तस्वीरें मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पर सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, क्योंकि लोग अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुंबई में जब हम लोगों को सवाल पूछते हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, संचार बंदी लग चुका है, तमाम पाबंदियों के बावजूद लोग जिस तरीके से बाहर नजर आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो सख्ती है उसका असर जल्द दिखाई दे, ताकि ब्रेक द चेन जो मिशन है वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने ब्रेक द चेन के नाम से लॉकडाउन लगा दिया है। रजिस्टर्ड फेरी वालों और ऑटो वालों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल है कि रजिस्टर्ड फेरी वालों और ऑटो वालों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में दूसरे लोगों को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इस पर उद्धव सरकार ने अब तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। मुंबई का हाल आपने देखा और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से बड़ी खबर आ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में रिकॉर्ड 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। हड़कंप ऐसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उपराज्यपाल के साथ बैठक करने वाले हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी नए नाम से कोई लॉकडाउन लगने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में हर गुजरते दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो केस कम हो रहे हैं और ना ही मरीजों को पर्याप्त इलाज मिल पा रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि सरकार बैकफुट पर है और आज इसी को लेकर सीएम केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मीटिंग करने वाले हैं। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 17,282 लोग संक्रमित हुए, जबकि 104 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक दिन में आया ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इस कोरोना विस्फोट का असर ये हुआ कि आज सीएम केजरीवाल एलजी अनिल बैजल के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे उपराज्यपाल के साथ समीक्षा बैठक के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कोरोना की वर्तमान स्थिति पर बैठक करेंगे। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौनिका अरोड़ा। गौनिका, आज की इस मुलाकात का मकसद तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या हो सकता है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल मुलाकात का मकसद यही है कि दिल्ली में जिस तरीके से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, नाइट कर्फ्यू तक लगाया गया है, लोगों से बार बार ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा मामले आज सामने आए हैं। 17,000 से ज्यादा ये मामले सामने आए, 104 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार अब किस तरीके से इस पूरे कोरोना की स्थिति पर काबू पाएगी, इसी के लिए आज उपराज्यपाल से बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। उस बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन अब आगे पाबंदियां और किस तरीके की होंगी, क्या दिल्ली में जो नाइट कर्फ्यू है उसका वक्त बढ़ाया जाएगा या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों को जमा नहीं होने दिया जाएगा, मार्केट्स में किस तरह की पाबंदियां होंगी वो देखना या होगा, फिर महाराष्ट्र की तरह हाल होगा, लॉकडाउन की जगह नए नाम से यहाँ पर पाबंदियां होंगी। बहुत शुक्रिया गौनिका आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के बाद अब बात राजस्थान की, जहां कोरोना ने बड़े जंप ने गहलोत सरकार को हिलाकर रख दिया। पिछले 24 घंटे में 6,200 से ज्यादा नए केस मिले हैं और 29 लोगों की जान गई है। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद अब गहलोत सरकार ने भी महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह कड़े फैसले लिए हैं, जिसका असर आज से दिखना शुरू हो जाएगा। राजस्थान में बेकाबू होते कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर पर ब्रेक लगाने के लिए गहलोत सरकार 16 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू करने जा रही है। ये गाइडलाइंस शुक्रवार सुबह से लागू होकर 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी। गहलोत सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके मुताबिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार, दफ्तर सब बंद रहेंगे। दुकानदारों को अपनी दुकानें 5 बजे तक बंद कर देनी होंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर भी शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस में इस कर्फ्यू के दौरान कुछ राहत भी दी गई है। इन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान पास की जरूरत नहीं होगी।
नाइट शिफ्ट में काम करने वाली फैक्ट्रियां, IT कंपनियां, केमिस्ट शॉप, विवाह समारोह, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले पैसेंजर। स्थिति बहुत गंभीर होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन लोगों के जहन से वो खौफ निकल गया है, लेकिन वो वायरस गया नहीं है और नए नए स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ प्रबंधक कमेटी ही करेगी। भक्तों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। राजस्थान के बाद अब चलते हैं यूपी, जहां कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे के अंदर 20,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि 68 लोगों की मौत हुई है। यूपी में सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रवासियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। लखनऊ के व्यापारियों ने तय किया है कि वो आज से 18 अप्रैल तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। लखनऊ ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुताबिक हजरतगंज, यहियागंज, अमीनाबाद, चौक मार्केट और सर्राफा बाजार को बंद रखा जाएगा। इस बीच जो भी प्रवासी आज से यूपी में प्रवेश करेंगे, उन्हें नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। यूपी वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों की उनके जिले में स्क्रीनिंग होगी। कोरोना के लक्षण मिलने पर 14 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। जिन प्रवासियों में लक्षण नहीं है, उन्हें भी 7 दिन का क्वारंटीन पूरा करना होगा। जिनके घर में क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है, उनका इंतजाम जिला प्रशासन करेगा। इस बीच लखनऊ में मृतकों के आंकड़े को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में पिछले 7 दिनों में कोरोना से 124 लोगों की मौत हुई है, लेकिन शमशान घाट के रिकॉर्ड बताते हैं कि 400 ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार किया गया जिनकी मौत कोरोना संक्रमण से हुई। सवाल है कि बाकी बचे 276 शव का आंकड़ा कहां है। शमशान घाट पे तमाम ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जो दूसरे जिलों से आए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए होते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो सीधे शमशान घाट में उनका क्रिमेशन हो जाता है। जो सरकार ने सूची प्रकाशित की है, वो वही लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थे या सीएमओ के वहां पे जो रजिस्टर कराए गए थे, उनकी सूची हमने प्रस्तुत की। इस बीच कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम योगी आइसोलेशन में रहकर वर्चुअल तरीके से सारे सरकारी काम निपटा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मुंबई में उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए महामृत्युंजय जप किया जा रहा है। यूपी में कोरोना से निपटने की तैयारियों के बीच अगली खबर भी उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी है। बंगाल में अगर विधानसभा चुनाव का शोर है, तो उत्तर प्रदेश में आज से पंचायती चुनाव को लेकर दंगल शुरू हो चुका है। यूपी में कोरोना के साए में आज से पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई है। प्रयागराज, कानपुर, आगरा, रामपुर, अयोध्या और गाजियाबाद समेत 18 जिलों में सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए सुबह से हो रही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भारी भीड़ भी देखी जा रही है और आज 2,21,000 से ज्यादा पदों के लिए वोटिंग हो रही है। पहले चरण की वोटिंग में क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सब में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। यूपी में कुल 4 चरणों में पंचायत के लिए वोटिंग होगी। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रुचि, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है उन तमाम जगहों पर जहां पर आज वोटिंग हो रही है पंचायत चुनाव की? देखिए, ये बहुत मुश्किल है चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रचार हो रहा है, प्रचार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वोटिंग में भी थोड़ा सा मुश्किल है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना। गांव में इन चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है और कितने बड़े चुनाव हैं इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज करीब 3 करोड़ वोटर वोट करेंगे 3 लाख प्रत्याशियों, 3 लाख सीट्स के लिए। तो बहुत बड़ा चुनाव है। गांव में प्रधानी और रुचि, ऐसे वक्त में जब 20,000 से ज्यादा के आसपास केस रिपोर्ट हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में मतदाता बिल्कुल करीब खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रुचि, क्योंकि इतनी ज्यादा वोटर लिस्ट इतनी लंबी है और गांव में वैसे भी लोग अभी भी डर नहीं रहे हैं कोरोना से, क्योंकि गांव में पिछली लहर में बहुत कम असर दिखाई दिया था। तो गांव में अभी कोरोना को लेकर उस तरह की दहशत नहीं, जैसी दहशत हम लखनऊ में देख रहे हैं। तो वहां पर चुनाव में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोग सभाएं कर रहे हैं, छोटी छोटी घरों में जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। तो कोरोना का जो गाइडलाइंस हैं वो कहीं से भी आपको चुनाव में पूरी होती नहीं दिखाई देंगी। और गांव वालों से आप पूछेंगे तो गांव वाले कह रहे हैं अरे कोरोना तो है ही नहीं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना से हालात कितने खराब हो रहे हैं। हुसैन, बिल्कुल, और इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि जहां चुनाव होता है वहां से कोरोना डर के मारे खुद ही भाग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बांग्ला में आज से नया साल यानी पोइला बोईशाख मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने शुभकामना देते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से बंगाल के लिए नई शुरुआत का संकल्प लेने को कहा है। पीएम मोदी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें क्या क्या है वो आप भी देखिए। একটা নতুন সকাল এলো, দূর হলো ভয়, পদ্ম ফুল আনবে এই প্রভাত নিশ্চয়। একটা নতুন সকাল এলো, দূর হলো ভয়, পদ্ম ফুল আনবে এই প্রভাত নিশ্চয়। 9 बजे की 9 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना काल में बीजेपी नेता की लापरवाही की तस्वीरें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।